हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में कौटिल्य जीएस का बिहार पुलिस एक्सप्रेस का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं और इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स को। इसके पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी को हमने कंप्लीट करवा दिया था। इसमें टोटल क्वेश्चन 1100 दिए गए हैं, 498 तक हो चुका था। आज इस वीडियो में हम लोग 499 से स्टार्ट करने वाले हैं और 625 तक इकोनॉमिक्स के प्रश्न को कंप्लीट करेंगे और इसे मैं फास्ट तरीके से करवाऊंगी। इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे भी आप लोग को मिल जाएंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का हमने पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है। फिलहाल 499 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन उत्पादन का साधन नहीं है? निम्नलिखित में कौन उत्पादन का साधन नहीं है? भूमि, पूंजी, उपभोग या फिर उद्यम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपभोग। थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि मेरा थोड़ा आवाज़ जो है बैठा हुआ है। जब भी मेरा तबीयत खराब होता है तो सबसे पहले आवाज़ ही बैठता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्नलिखित में कार्यशील पूंजी कौन है? निम्नलिखित में कार्यशील पूंजी कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा खाद बीज। कार्यशील पूंजी कौन सा है? तो खाद बीज हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में कृषि की नवीन पद्धति कब अपनाई गई? भारत में कृषि की नवीन पद्धति कब अपनाई गई? तो राइट आंसर हो जाएगा 1966-67 में हरित क्रांति। हमारे देश के किस राज्य में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव हुआ? हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था पंजाब एवं हरियाणा में गेहूं के फसल में। मानवीय संसाधनों में निवेश के मुख्य अंग हैं। मानवीय संसाधनों में निवेश के मुख्य अंग कौन सा है? तो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आवास है, भोजन है, कपड़ा है, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्धनता की माप मुख्यतः किस आधार पर की जाती है? निर्धनता की माप मुख्यतः किस आधार पर की जाती है? निर्धनता की माप आय पर, उपभोग पर। राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। ग्रामीण क्षेत्र पर 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र अगर 2100 कैलोरी से कम खर्च करते हैं तो उन्हें गरीब माना जाता है। निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों पर निर्धनता का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? निर्धनता का सर्वाधिक प्रभाव अनाथ बच्चे, विधवाएं, दलित वर्ग के व्यक्ति, उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। 7 अगस्त का किनका एग्जाम है कमेंट करके बताइएगा। उन्हीं के लिए ज़्यादा मैं मेहनत कर रही हूँ क्योंकि 7 अगस्त ज़्यादा टाइम है नहीं। भारत के किस राज्य में बिहार की तुलना में निर्धनों की संख्या अधिक है? बिहार के तुलना में निर्धनों की संख्या अधिक है तो उत्तर प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। बिहार में गरीबी की समस्या के निराकरण के लिए आवश्यक है। गरीबी की समस्या के निराकरण के लिए कृषि विकास, उचित जल प्रबंधन, पर्याप्त निवेश। राइट आंसर हो जाएंगे उपयुक्त सभी। कृषि के क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी अधिक है? कृषि के क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी सर्वाधिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा अदृश्य बेरोजगारी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अदृश्य बेरोजगारी। कृषि के क्षेत्र में कौन सा बेरोजगारी? अदृश्य बेरोजगारी, इसे ही प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। और मौसमी बेरोजगारी कहाँ है? मौसमी बेरोजगारी ये कहाँ है? तो यह हो जाएगा ग्रामीण वाले क्षेत्र में। अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जा सकता है। अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जा सकता है कृषि विकास के द्वारा, ग्रामीण उद्योग के द्वारा। राइट आंसर हो जाएंगे दोनों। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में अदृश्य बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी दोनों के दोनों। सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना लागू की है। मध्याह्न भोजन योजना लागू की है। राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक विद्यालयों में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसका डिटेल जो बताया गया है मैं लास्ट में एक बार इकट्ठे ही बता दूंगी। प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना लागू की गई थी। मध्याह्न भोजन कब लाया गया था? तो 1995 में, 1995 में मानव विकास संसाधन मंत्रालय के द्वारा। बिहार में गैर सरकारी संगठन के रूप में कौन सा डेयरी प्रोजेक्ट कार्य कर रहा है? बिहार में गैर सरकारी संगठन के रूप में कौन सा डेयरी प्रोजेक्ट कार्य कर रहा है? तो बिहार राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ। बिहार में कृषि श्रमिकों की संख्या में वृद्धि का कारण है। कृषि श्रमिकों की संख्या में वृद्धि का कारण क्या है? तो कृषि का पिछड़ापन है, सहायक उद्योग धंधों का अभाव है। राइट आंसर हो जाएंगे दोनों। बिहार में आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है? आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि है। क्या है? कृषि। 515 नंबर प्रश्न, उत्पादन का क्या अर्थ है? उत्पादन का क्या अर्थ है? उपयोगिता का सृजन। उपयोगिता का सृजन। पूंजी उत्पादन का कैसा साधन है? पूंजी उत्पादन का कैसा साधन है? निष्क्रिय। निम्नलिखित में कौन सी वस्तु पूंजी है? इसमें से कौन सा पूंजी है? तो राइट आंसर हो जाएगा किसान का हल। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन चल पूंजी है? चल पूंजी इसमें से कौन सा है? हल, बैल, ट्रैक्टर, खाद बीज। तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, खाद बीज।
निम्नलिखित में से कौन अचल पूंजी है? अचल पूंजी कौन सा है? तो कारखाने का भवन, कारखाने का भवन। जबकि चल पूंजी खाद बीज, कोयला, पेट्रोल, कच्चा माल ये सब है। बिहार में किन फलों का उत्पादन होता है? बिहार में मखाना, लीची, आम, उपर्युक्त सभी हो जाएंगे, सभी का उत्पादन होता है। भारत में मानव विकास का आधारभूत सूचक क्या है? भारत में मानव विकास का आधारभूत सूचक क्या है? औसत आयु एवं साक्षरता, जन्म एवं मृत्यु दर, प्रति व्यक्ति आय, उपर्युक्त सभी। हमारे देश के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? साक्षरता दर अधिक केरल का है और सबसे कम अपना बिहार का है, सबसे कम अपना बिहार का। भारत सरकार की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा हुई थी। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? फरवरी 2000 में। भारत सरकार के राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा फरवरी 2000 में की गई थी। उत्तर बिहार के निवासियों की गरीबी का एक प्रमुख कारण है, प्रमुख कारण पूछा जा रहा है तो बाढ़ की विभीषिका हो जाएगा, बाढ़ की विभीषिका। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई थी, यह की गई थी अप्रैल 1999 में। 1997 में स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई थी। राइट आंसर अप्रैल 1999 होगा। अंत्योदय अन्न योजना आरंभ की गई। अंत्योदय अन्न योजना आरंभ की गई थी 25 दिसंबर 2000, 25 दिसंबर 2000 से। अंत्योदय योजना 25 दिसंबर 2000 से प्रारंभ की गई थी। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना प्रारंभ हुई सितंबर 2001 से। बेरोजगारी वह स्थिति है जब कोई व्यक्ति, बेरोजगारी वह स्थिति है जब कोई व्यक्ति इच्छा एवं योग्यता होने पर भी काम नहीं मिलता। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण जनसंख्या में तीव्र वृद्धि है। प्रति व्यक्ति निम्न आय नहीं, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि प्रमुख कारण होगा। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। 530 नंबर। भारत में बेरोजगारी का मुख्य प्रकार है। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख प्रकार मौसमी बेरोजगारी है, अदृश्य बेरोजगारी है, शिक्षित बेरोजगारी है, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रधान कारण है, भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रधान कारण कौन सा है? दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। भारत के कृषि क्षेत्र में व्याप्त अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी का प्रमुख कारण है कृषि पर जनसंख्या का अधिक होना। आसान प्रश्न है, ज़्यादा हार्ड है नहीं, थोड़ा फास्ट ही करेंगे। हमारे देश के किस क्षेत्र में अर्ध बेरोजगारों की संख्या सबसे अधिक है? प्राथमिक क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र कहें तो कृषि क्षेत्र में। बेरोजगारी का क्या दुष्प्रभाव होता है? निर्धनता होती है, निम्न जीवन स्तर हो जाता है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य में गिरावट होती है। राइट आंसर डी हो जाएंगे उपयुक्त सभी। बिहार में ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए आवश्यक है कृषि का विकास, ग्राम उद्योग का विकास, जनसंख्या पर नियंत्रण, उपयुक्त सभी। सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में कितने दिनों के निश्चित रोजगार देने का प्रावधान किया है? ये तो आसान प्रश्न है, 100 दिनों का। ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यह पारित कब हुआ था? तो अगस्त 2005 में, अगस्त 2005। लागू कब हुआ? तो 2 फरवरी 2006 से नरेगा के रूप में लागू किया गया, 2 फरवरी 2006 से। मनरेगा नाम कब कर दिया गया? मनरेगा नाम किया गया है 2 अक्टूबर 2009 को, 2 अक्टूबर 2009। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू हुआ था, ऑलरेडी हो चुका, फरवरी 2006। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम फरवरी 2006, अभी हमने बताया भी कब, 2 फरवरी 2006 से लागू हुआ था। काम के बदले अनाज की राष्ट्रीय योजना आरंभ हुई, काम के बदले अनाज की राष्ट्रीय योजना आरंभ हुई थी अक्टूबर 2004 में, अक्टूबर 2004। बिहार में सिंचाई के किस साधन पर किसानों की निर्भरता सर्वाधिक है? कुएं एवं नलकूप पर। इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक, औद्योगिक क्षेत्र को दूसरा मतलब द्वितीय क्षेत्र और सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो अपना भारत में है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अमेरिका में है, समाजवादी अर्थव्यवस्था रूस में है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो जे.एम. कीन्स को कहा जाता है। किसे? जे.एम. कीन्स को। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट ओवन को कहा जाता है। वही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए।
राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। 6 अगस्त 1952 को। योजना आयोग को कब समाप्त कर दिया गया? तो 31 दिसंबर 2014 को, और इसके जगह पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग ला दिया गया। 2 अक्टूबर 1952 को 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना की गई। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना 2 अक्टूबर 1952। वही राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है, राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसे कहते हैं विकसित। कमाने वालों को अविकसित कहते हैं। अपना भारत कैसा है? तो यह हो जाएगा विकासशील। शेयर बाजार की नियामक संस्था है। शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन सा है? तो सेबी है। क्या है? सेबी है। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। इसका फुल फॉर्म सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड। इसका गठन कब किया गया था? तो 12 अप्रैल 1988 को। सेबी का गठन 12 अप्रैल 1988 को। वैधानिक दर्जा कब दिया गया? तो 30 जनवरी 1992 को। 30 जनवरी 1992 एस.ए. दुबे समिति के अनुशंसा पर ही इसे स्थापित किया गया था। सीडीबी का मुख्यालय कहाँ है? तो लखनऊ। सीडीबी का मुख्यालय लखनऊ में है। गठन कब हुआ था? तो 1990 में। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका गठन कब किया गया था? तो 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 में किया गया था, और राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। जीवन यापन का मुख्य साधन सिर्फ कृषि ही है। गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा है? गरीबी जो है कैंसर रोग की तरह यह कहा है अर्थशास्त्री कुजनेठ ने। किसने? अर्थशास्त्री कुजनेठ ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में किया गया था। अध्यक्ष कौन थे? तो पीसी महालनोबिस थे। 2 अन्य सदस्य थे, कौन कौन से थे? तो हो जाएगा डी.आर. गॉडगिल और जे.वी.के. राव। और सलाहकार कौन थे? तो साइमन क्रूजनेट्स। हमने क्या बताया? राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949, इसके अध्यक्ष पीसी महालनोबिस, 2 अन्य सदस्य डी.आर. गॉडगिल और जे.वी.के. राव, मतलब डॉक्टर गॉडगिल कह लीजिए, जे.वी.के. राव, और सलाहकार कौन थे? साइमन कुजनेट्स। डी.आर. गॉडगिल, ध्यान रखिएगा, डी.आर. गॉडगिल और जे.वी.के. राव। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? द्वितीयक क्षेत्र उद्योग को कहा जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? अभी हमने बताया 6 अगस्त 1952। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है? किसी व्यक्ति या निजी संस्था, यह हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। सरकार का, समाजवादी और दोनों का मिश्रित। पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? पशुपालन एवं मत्स्य पालन प्राथमिक क्षेत्र। निर्माण एवं विनिर्माण उद्योग द्वितीयक क्षेत्र। बैंकिंग, मुद्रा, बीमा, संचार और वास्तविक जायदाद, व्यापार, वाणिज्य, उच्च शिक्षा, यह सब तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संरचना का अंग है? सामाजिक संरचना का अंग शिक्षा एवं प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास। राइट आंसर डी हो जाएंगे। समानतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, स्वास्थ्य की स्थिति। राइट आंसर डी होंगे उपयुक्त सभी। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है सामाजिक कल्याण। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, कृषि पर अत्यधिक जनभार। राइट आंसर डी होंगे। आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है। सबसे उपयुक्त सूचकांक यह हो जाएंगे प्रति व्यक्ति आय। बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? तो राइट आंसर हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना। इसका काल है 1961 से लेकर के 1966 तक। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से लेकर के 1974 तक। 1974 से लेकर 78 तक केवल 4 वर्ष का ही रहा 5वीं पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956, 1956 से लेकर के 1961 तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था? बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? तृतीय पंचवर्षीय योजना। सबसे घाटे में रहा था तृतीय पंचवर्षीय योजना। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग 1983। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग का गठन किया गया था 1983 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अगर आता तो हो जाता 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 में। वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1980 में।
आर्थिक विकास संबंधित है। आर्थिक विकास परिणात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन से। आंसर सी। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? लोक कल्याण पर। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल लोक कल्याण पर दिया जाता है। अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड डेयरी विकास से। श्वेत क्रांति तो सुने ही होंगे, श्वेत क्रांति जनक वर्गीज कुरियन। लाल क्रांति मांस या फिर टमाटर उत्पादन से। लाल क्रांति के जनक कौन है? विशाल तिवारी। कौन है? विशाल तिवारी। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से हो जाएगा और नीली क्रांति का जनक कौन है? अरुण कृष्णन और हीरालाल चौधरी। रजत क्रांति यह अंडा से संबंधित है और इसके जनक कौन है? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। भूरी क्रांति उर्वरक या फिर सीमेंट उत्पादन से। गुलाबी क्रांति प्याज एवं झींगा उत्पादन से। इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग शिक्षा है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2012 से लेकर 2017, 2012 से लेकर के 2017 और 11वीं 2007 से लेकर के 2012 और 10वीं 2002 से लेकर के 2007। इनमें से कौन विकास सूचकांक का सूचक नहीं है? कौन विकास सूचकांक का सूचक नहीं है? राष्ट्रीय आय। कौन विकास सूचकांक का सूचक नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएंगे प्रति व्यक्ति। सूचक नहीं है तो राष्ट्रीय आय ही होगा। ऐसा सूचक कौन सा है? तो प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा, जीवन स्तर, शिक्षा, यह सब। इनमें से कौन द्वितीय आर्थिक क्रिया से संबंधित है? द्वितीय आर्थिक क्रिया से संबंधित है उद्योग। क्या है? उद्योग। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है APJ अब्दुल कलाम का। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, किसने कहा था? APJ अब्दुल कलाम। कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? कृषि का विकास करना पहली पंचवर्षीय योजना। कृषि एवं सिंचाई के संसाधन का विकास करना पहली पंचवर्षीय योजना। भारी एवं आधारभूत उद्योग का विकास करना दूसरी पंचवर्षीय योजना। आत्मनिर्भरता की अधिक से अधिक प्राप्ति तीसरी पंचवर्षीय योजना। स्थिरता के साथ साथ आर्थिक विकास और गरीबी हटाओ का नारा चौथी पंचवर्षीय योजना। जनसंख्या नियंत्रण भी चौथी पंचवर्षीय योजना। गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया? गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया? राइट आंसर योजना आयोग सर बताएं, लेकिन तेंदुलकर समिति होना चाहिए। तेंदुलकर समिति। वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ है? वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ? तो कृषि को कम लाभ हुआ है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुपात कब लगाया गया? राष्ट्रीय आय का अनुपात कब लगाया गया? 1868 में। स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था थी कृषि प्रधान। आर्थिक एवं मौद्रिक विकास एक दूसरे के हैं। आर्थिक एवं मौद्रिक विकास एक दूसरे के पूरक है। क्या है? पूरक। श्रम का पारिश्रमिक है। श्रम का पारिश्रमिक क्या है? श्रम का पारिश्रमिक मजदूरी मिलता है, श्रम के बदले मजदूरी। पूंजी का पारिश्रमिक क्या है? तो पूंजी के बदले ब्याज। क्या हो जाएगा? ब्याज। गरीबी गरीबी को जन्म देता है, यह कथन किसका है? गरीबी गरीबी को जन्म देता है, यह किसका है? तो रैगनर नकर्स का है। विकसित राज्यों में ऊंची होती है। विकसित राज्यों में ऊंची होती है प्रति व्यक्ति आय। राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल है। राष्ट्रीय आय के अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य। कुल उत्पादन एवं उत्पादन में किए गए खर्च का अंतर कहलाता है। क्या कहलाता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। GNP में से अगर मूल ह्रास को घटा देंगे तो NNP प्राप्त होगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट प्राप्त होगा। राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है। राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है उपभोग, व्यय एवं विनियोग के योग का। राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है उपभोग, व्यय एवं विनियोग के योग का। राष्ट्रीय आय की धारणा में शामिल है, अब थोड़ा हार्ड भी लगेगा यहाँ पे से। राष्ट्रीय आय की धारणा में शामिल है केवल सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, उपयुक्त तीनों होंगे। राष्ट्रीय आय की धारणा में तीनों शामिल हैं। राष्ट्रीय आय की गणना विधि है व्यवसायिक गणना विधि, उत्पादन गणना विधि, मूल योग विधि, उपयुक्त सभी। इसका PDF आप लोग लेंगे और उसमें टिक लगा लेंगे और खुद से रिवीजन करेंगे अगर आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी तो। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत इनमें से किसे शामिल किया जाता है? प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आय कर को शामिल किया जाता है। आय कर हो गया, निगम कर हो गया, उपहार कर, मृत्यु कर, स्टेट ड्यूटी कर, संपत्ति कर, यह सब प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत शामिल है।
y=c+1 फार्मूले को बताता है प्रोफेसर y=c+1 फार्मूले को बताता है प्रोफेसर केन्स, J.M. केन्स। प्रोफेसर पीगू ने क्या कहा था? तो आर्थिक नियोजन के बिना समाजवादी अर्थव्यवस्था की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। आर्थिक नियोजन के बिना समाजवादी अर्थव्यवस्था की परिकल्पना नहीं की जा सकती। किसने कहा था? प्रोफेसर पीगू ने। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक को। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो करते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। वित्त मंत्रालय राजकोषीय नीति, बजट, आर्थिक सर्वेक्षण लाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मौद्रिक नीति। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? सर्वप्रथम अनुमान लगाया था दादा भाई नौरोजी। इनकी पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, प्रकाशन 1901 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है तो प्रति व्यक्ति आय। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? सेवा क्षेत्र का हो चुका है। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? आय तथा उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक किसकी है? दादा भाई नौरोजी की है, प्रकाशन 1901 में हुआ था। 1968 में इन्होंने 20 रुपये आय बताया था। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 1948 में हुई थी, 6 अप्रैल 1948। इनमें से कोई नहीं होगा, 6 अप्रैल 1948 है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग मंत्री थे। दूसरा औद्योगिक नीति 1956 में लाया गया था जवाहरलाल नेहरू के समय, और नई औद्योगिक नीति 1991 में लाया गया था। इसमें वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। प्रोफेसर पी.सी. महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया? आगे हमने बताया है राष्ट्रीय आय समिति गठन 1949। दो अन्य सदस्य, माफ करिएगा, 2 अन्य सदस्य कौन थे? D.R. गॉडकिल और कौन थे? तो J.V.R.K. राव। इनमें से किस देश की मुद्रा रुपया है? किस देश की मुद्रा रुपया है बताएंगे? भारत, नेपाल, पाकिस्तान, उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन हो जाएंगे डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए कहलाती है। आर्थिक विकास के जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए कहलाती है समावेशी विकास। 11वीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास का लक्ष्य रखा गया था। सकल घरेलू उत्पाद में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? तो राइट आंसर हो जाएंगे प्राथमिक क्षेत्र का। प्लास्टिक मुद्रा क्या है? प्लास्टिक मुद्रा क्या है? तो यहाँ पे जो हो जाएंगे डेबिट कार्ड प्लास्टिक मुद्रा है। आधुनिक युग की प्राप्ति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन है। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर मार्शल का, ऑप्शन नंबर ए। अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है, ये किसने कहा था? तो मार्शल ने। अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है, ये किसने कहा था? मार्शल ने। एडम स्मिथ ने क्या कहा था? तो अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है। रॉबिन्सन ने क्या कहा था? तो अर्थशास्त्र जो है दुर्लभता का विज्ञान है। वही सैमुअल्सन ने कहा था कि अर्थशास्त्र जो है आर्थिक विकास का विज्ञान है। और कपिल आर्य ने कहा था अर्थशास्त्र सुख के संसाधन का विज्ञान है। वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है, तो वस्तु से वस्तु का। इनमें से कौन शाख मुद्रा का उदाहरण है? शाख मुद्रा का उदाहरण बैंक ड्राफ्ट है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। शाख मुद्रा मतलब बॉन्ड पेपर, प्रतिभूति बॉन्ड पेपर ही होगा। बैंक ड्राफ्ट राइट आंसर है। मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में जरूरत होती है। मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में जरूरत होती है संसाधनों की। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 रुपये का नोट एवं सिक्का और इससे भी छोटा सिक्का जारी कौन करता है? तो यह वित्त मंत्रालय करता है। बाकी शेष सभी मूल्य के नोट या सिक्का को जारी कौन करता है? तो RBI। 1 रुपये के नोट एवं 1 रुपये के सिक्का और इससे छोटा मूल्य के सिक्कों को कौन जारी करता है? तो वित्त मंत्रालय, और उस पर वित्त सचिव का सिग्नेचर होता है। और शेष जो भी नोट है या फिर सिक्का हो उस पर RBI गवर्नर का सिग्नेचर होता है।
इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? इनमें से कोई नहीं। मुद्रा भी है, जमा भी है, ड्राफ्ट भी है। रूस की मुद्रा का नाम क्या है? तो रूस की मुद्रा का नाम हो जाएगा रूबल। क्या होगा? रूबल। प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं वस्तुओं के आदान प्रदान से। मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? विनिमय का माध्यम। निम्नलिखित में से विधि ग्राह्य मुद्रा कौन है? विधि ग्राह्य मुद्रा कौन सा है? राइट आंसर नोट और सिक्के। मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला है? मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला है? बचत को भी, पूंजी निर्माण को भी, ऋणों को लेन देन, इनमें से तीनों हो जाएंगे। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है। यह किस अर्थशास्त्री का कथन है? जॉन मार्शल का। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है, यह किस अर्थशास्त्री का कथन है? मार्शल का। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी है? मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी है? हॉटले विदर्स ने। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वित्तीय संस्थान पूरा करते हैं ऋण संबंधी जरूरतें। नाबार्ड का गठन 12 जुलाई 1982 को किया गया था, जो कि एक वित्तीय संस्था है। शिवरामन समिति के अनुशंसा पर अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। आरजी सुरैया समिति की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था। कब गठन किया गया था? 2 अक्टूबर 1975 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? वित्तीय राजधानी मुंबई को। भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है। भारतीय पूंजी बाजार का अंग इसमें से सहकारी बैंक नहीं है, जो कि प्रतिभूति बाजार, वित्त बैंक, विकास वित्त संस्थान ये सब है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, रिजर्व बैंक। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत ही इसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था, हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर। हिल्टन यंग आयोग कब आया था? तो 1929 में बैंकिंग जांच समिति की पुनरावृत्ति की गई थी। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक वही आ गया। नाबार्ड का गठन कब किया गया था? तो 12 जुलाई 1982 को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य साख मुद्रा का नियंत्रण, बैंक व्यवस्था का नियमन, सरकार का बैंकर। राइट आंसर उपयुक्त सभी होंगे। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन हेतु। ऑप्शन नंबर ए। केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? केंद्रीय सहकारी बैंक यह काम करता है जिला स्तर पर। जिला स्तर पर 3 स्तर होते हैं। एक होता है सहकारी बैंक राज्य स्तर पर, एक होता है केंद्रीय सहकारी बैंक जिला स्तर पर, और एक होता है साख समिति जो कि प्राथमिक स्तर पर कार्य करते हैं। साख समिति प्राथमिक स्तर पर, केंद्रीय सहकारी बैंक जिला स्तर पर, और सहकारी बैंक सिर्फ रहेगा तो राज्य स्तर पर। बाद में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। नरेगा बनाई गई है ग्रामीण क्षेत्र के लिए। नरेगा का गठन कब किया गया था? 2006 में, 2 फरवरी 2006। मनरेगा कब कर दिया गया? तो 2 अक्टूबर 2009। छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। छिपी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में। कृषि क्षेत्र में नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? तो राइट आंसर हो जाएंगे महात्मा गांधी का। काम के बदले अनाज योजना यह भी हो चुका नवंबर 2004। काम के बदले अनाज योजना। उदारीकरण प्रतिबंधों को हटाती है। परमिट संबंधी, लाइसेंस संबंधी, कोटा संबंधी, उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी।